पहली चीज तो हम हमारी लाइफ जीना ही भूल जाएंगे, हम एक मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह हो जाए। हमारे घर वालों को तो 80% की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम 80% लेकर आए। तो अपना बेस्ट दो। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और क्या हालचाल, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन? और दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में अब कितना टाइम बचा है? नवंबर आ चुका है, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने, मोटे मोटे 3 महीने। फरवरी के आसपास तो आई थिंक आप लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली फरवरी एंड में इस बार बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज से हम लोग मोटे मोटे तौर पर समझे कि हमारे पास में 3 महीने बचे हैं। मैं पहले ही एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों को इस साल दीपावली का जो ब्रेक मिलने वाला है, न्यू ईयर्स का जो ब्रेक मिलने वाला है, ये सब चीजें बेटा 3 महीने के लिए छोड़नी पड़ेगी। इस बार दीपावली पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि दीपावली के वेकेशंस को या न्यू ईयर के वेकेशंस को, क्रिसमस के वेकेशंस को आप लोगों को यूटिलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। एक बार दीपावली नहीं मनाओगे, एक बार न्यू ईयर पर चिल नहीं मारोगे, या अभी आपकी फैमिली में किसी की शादी वादी हो तो एक बार किसी की शादी में नहीं जाओगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ये 3 महीने वेस्ट कर दिए तो शायद जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि यार मेरे पास में टाइम था, मेरे पास में रिसोर्सेस थे, मेरे पास में सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना 100% नहीं दिया और मेरे बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। तो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो आप लोगों के लिए एक, जिसको बोलना चाहिए, आई ओपनर वीडियो होने वाला है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में 8 ऐसी मिस्टेक्स करता है जो उसे ले डूबती है। अगर आप इन 8 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, शानदार बात है। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ गलतियां कर रहे हो तो अभी भी वक्त है, उन्हें सुधार लो। देखो, आप लोगों को मैं बताऊं, एक बहुत अच्छी किताब है द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। वो किताब हमें यह सिखाती है कि 21 दिन के अंदर आप बुरी से बुरी आदत को छोड़ सकते हो और 21 दिन 21 डेज के अंदर आप कोई अच्छी आदत को अडॉप्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में जो 8 मिस्टेक्स एक स्टूडेंट करता है ये डिस्कस करूंगा, और आपको ये चीज अगले 21 डेज तक फॉलो करनी है। आपको अपने आप को यह कमांड देना है कि सर की बताई हुई ये 8 गलतियां अगले 21 डेज तक आप ना करें। अगर आपने अगले 21 डेज तक इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया तो ये आपके रूटीन का पार्ट बन जाएगी और फिर आप लाइफ में कभी ये गलती नहीं करोगे। देखो, अभी तो आप लोग क्योंकि सिर्फ बोर्ड्स देने वाले हो, लेकिन बोर्ड्स के साथ साथ में आपका CUET आने वाला है, बोर्ड्स के बाद में डेफिनेटली आपका JEE आने वाला है, बोर्ड्स के बाद में आपका नीट आने वाला है। यानी कहीं ना कहीं आप ये एग्जाम देने बैठोगे, ये बेसिक एग्जाम बोर्ड के बाद में हर कोई देने वाला है। तो ये 8 मिस्टेक्स आपको उस प्रिपरेशन में भी मदद करेगी। तो बिना देर करे ये 8 गलतियां कौन सी है जो एक एवरेज स्टूडेंट करता है। अगर उस स्टूडेंट ने ये गलती सुधार ली तो ये मेरी गारंटी है, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 60% भी आ रहे हैं ना, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 60% आ रहे हैं ना, तो कहां बूस्ट मार के 90% पर पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यानी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% चाहिए तो यह काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो चलो, सबसे पहली गलती कौन सी होती है? नोट्स। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब नोट्स गलती है? हां, नोट्स बनाने में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम डेडिकेट करना, आपका बहुत सारा टाइम अगर आप केवल नोट्स बनाने में डेडिकेट कर देते हो तो यह गलती है। आप लोगों को केवल और केवल नोट्स जो आपकी क्लास चल रही होती है या आप YouTube पर किसी का लेक्चर देख रहे होते हो उसी वक्त बनाने हैं। कभी भी जब सेल्फ स्टडी करने बैठो, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब वो सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो वो कुछ रिफ्रेशर ले आते हैं, दोस्तों के नोट्स ले आते हैं,
किसी YouTube से भैया दीदी के नोट्स डाउनलोड कर लेते और इन तीनों को पाइलअप करके एक नया सुंदर सा रजिस्टर लेकर पहले चैप्टर के नोट्स बनाने बैठते हैं। एक चैप्टर के नोट्स बनाते बनाते ही बोर हो जाते हैं और वो नोट्स बनाना बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ, आपने ना तो नोट्स पूरे बनाए और आपने वो नोट्स बनाते वक्त जो टाइम वेस्ट करा, उस टाइम पीरियड में आप पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। इसीलिए कभी भी नोट्स बनाने में एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट नहीं करना है। अपने क्लास के या लेक्चर के नोट्स लो, या अब वक्त आ गया है कहीं से भी नोट्स डाउनलोड कर लो, किसी से नोट्स जुगाड़ कर लो, किसी से नोट्स का जुगाड़ कर लो, जुगाड़ लो कहीं से नोट्स और आगे बढ़ो। केवल और केवल शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स भी किसके, जैसे फॉर्मूला के, केमिस्ट्री में रिएक्शंस के, मैथ्स में फॉर्मूलेस के, इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, दीवार पे चिपकाओ, आगे बढ़ो। डिटेल नोट्स बनाकर कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। दूसरा, रिवीजन ना करना। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ा ब्लंडर है। रिवीजन को कभी इग्नोर नहीं करना है। इनफैक्ट आप अभी 1 नवंबर से अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से लेक्चर देखकर पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, आपको डेली रिवीजन की आदत डालनी है। रात को सोते वक्त एटलीस्ट 20 से 30 मिनट का टाइम आपको रिवीजन के लिए कैसे तो भी करके निकालना है। केवल 3 महीने की बात है, ज्यादा टाइम तो लगाना नहीं है। तो आप लोगों को 20 से 30 मिनट डेली रिवीजन को देने हैं। इसके बाद में आप वीक में एक दिन निकालेंगे फॉर वीकली रिवीजन। ये संडे हो सकता है, तो आपने पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी पढ़ा, ये आप संडे के दिन रिवाइज करेंगे, ताकि आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्थिति ना हो कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, आ गया, अब पढ़ते पढ़ते चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच गए, अब रिकॉल करो तो चैप्टर नंबर 1 याद ही नहीं आ रहा है। नहीं, तो आपको अपने रिवीजन को टाइम देना है। और एक प्लान बनेगा आपके मंथली रिवीजन का। हमारा एक प्लान बनेगा मंथली रिवीजन का। हमें मंथली रिवीजन भी करना होगा। अगर हम मंथली रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे साथ में यही सिचुएशन हो जाएगी कि चैप्टर नंबर 1 भूल जाएंगे चैप्टर नंबर 8 पढ़ते पढ़ते। तो आप लोगों को कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन करना है, ताकि आप लोगों को पूरे सिलेबस के बारे में ग्रिप बनी रहे, पूरे सिलेबस का आपको नॉलेज रहे। कुछ ऐसी चीजें जो आप कभी कभी स्किप कर जाते हो, भूल जाते हो, वो कभी नहीं होगी। रिवीजन के बाद में गाइस एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं तो यह भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में 90% चाहिए तो ओनली एनसीईआरटी करके भी आप लोग अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हो, यह बात की मेरी गारंटी है। एनसीईआरटी को फुल्ली सॉल्व करो, एनसीईआरटी को कंप्लीटली सॉल्व करो। इसके अंदर मौजूद हर क्वेश्चन को करो, इसके अंदर मौजूद हर टेबल को पढ़ो, इसके अंदर मौजूद हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को करो, हर एग्जाम्पल को करो। यानी एनसीईआरटी को पूरी चाट जाओ। एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक टेबल पढ़ना है, एक एक एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम, एक्सरसाइज क्वेश्चन सब करनी है। एनसीईआरटी को अवॉइड करने की गलती मत करना। रिफ्रेशर्स के पीछे मत भागना। कोई भी दुनिया की रिफ्रेशर आ जाए, उसमें से थ्योरी मत पढ़ना, उसमें से समरी मत पढ़ना। केवल और केवल पीवाईक्यूज करना है और मॉक टेस्ट यानी सैंपल पेपर्स करना है। उसके अलावा आपको कोई और रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है, यह मेरी गारंटी है। प्लीज इस बात को समझो। बहुत सारी किताबें मार्केट में घूम रही है जो इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर अपना प्रमोशन कराती है और माल बिकता है, लेकिन वो क्या हमारे सच में काम में आ रहा है? नहीं। हमारे काम में कुछ पीवाईक्यूज या सैंपल पेपर्स की बुक्स आएंगी जो आप कोई भी खरीद सकते हो, लेकिन फालतू इन्फ्लुएंस होकर कोई रिफ्रेशर खरीद के उससे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल एनसीईआरटी करो। नेक्स्ट, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। कल से करूंगा, परसों से करूंगा, आज नहीं हुआ मूड, कल कर लूंगा। बेटा अगर तुम आज नहीं करोगे तो आज का काम कल पे पाइलअप हो जाएगा, कल का काम परसों पर इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपरली काम नहीं करा तो धीरे 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 टास्क इकट्ठे होते चलेंगे। जहां आप एक हफ्ते में फॉर एग्जाम्पल हेलो अल्केन हेलो अरीन कंप्लीट करने वाले थे,
अब वो अगले हफ्ते पर शिफ्ट हो गया, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर कब करोगे? तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है, कि चीजों को अवॉइड नहीं करना है, चीजों को इग्नोर नहीं करना है, आज का काम आज पर ही करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि लगभग अब केवल 3 महीने ही बचे हैं, तो यार क्या आप लोग अपने लिए 3 महीने भी नहीं निकाल सकते? सेल्फ स्टडी करने के लिए एकदम जिसको बोलना चाहिए सेल्फिश हो जाओ, कि मेरे को कोई चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज से, मेरे को सिर्फ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आज टू डू लिस्ट में अगर मुझे केमिस्ट्री का ये फलाना वाला चैप्टर करना है, फिजिक्स का ढिकाना वाला चैप्टर करना है, तो वो मुझे करना है, वो मैं कर लूं। उसके बाद अगर स्पेयर टाइम बचेगा तो दुनिया को मैं टाइम दूंगा, वरना जाओ, क्योंकि यही वो दुनिया है जो तुम्हारा खराब परसेंटेज आने पर तुम्हारे बारे में बात करेगी, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगी, तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके पूछेगी, हाँ भाई मिश्रा जी क्या हुआ आपके बेटे का रिजल्ट? उसको ये थोड़ी मालूम है कि जब मेरा बेटा पढ़ा था तो भाई तू ही घर आके बैठा था, तू ही छुट्टी मनाने आ गया था, तू ही दिवाली के वेकेशन पे आ गया था। वो तो बाद में फोन करके तुम्हारी मारेगा कि भाई परसेंटेज नहीं आए, अबे पढ़ने तो तूने नहीं दिया था। लेकिन वो उसको थोड़ी फर्क पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा? तुमको पड़ेगा, तुम्हारे मम्मी पापा को पड़ेगा। तो तुम अभी डिसाइड कर लो। वहीं अगर तुम्हारे 90% आ गए, 90% आ गए, तो वो फोन भी नहीं करेगा, वो तब भी चलेगा, अरे पेपर इजी आया होगा, अरे मास्टर ने खराब कॉपी चेक करी होगी। तो भाई तुमसे कोई खुश नहीं होने वाला दुनिया में, केवल तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ के, तुम्हारे टीचर्स को छोड़ के, और तुमसे जलने वाले सब है। तुम्हारे कम परसेंटेज आएंगे वो खुश होंगे, तुम्हारे ज्यादा परसेंटेज आएंगे वो दुखी होंगे। तो अब तुम डिसाइड कर लो, तुमको उनको दुखी देखना है खुश देखना है। समझ रहे हो? तो बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन तो बिल्कुल अवॉइड करना है। देन गाइस आप अभी देखो कितने बड़े बड़े उलटफेर हो रहे हैं। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पेल दिया। अभी मैं मैच देख रहा था, नीदरलैंड बांग्लादेश को पेलने वाला है। मतलब कमजोर टीमें स्ट्रांग टीम को हरा रही है। क्यों भैया? मैच शुरू होने के पहले वो अपनी अपोनेंट टीम के हर एक प्लेयर की जिसको बोलना चाहिए काबिलियत को, कमियों को, उनकी जो वो मिस्टेक्स मैचेस में करते हैं उनके ऊपर वर्क करके आती है। फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम जो है पाकिस्तान का, उसको बाउंसर मारो तो वो ऐसा हुक करता है और बाउंड्री पर कैच थमा देता है। तो अपने प्लेयर ने उसको बाउंसर ही बाउंसर मारी, आउट हो गया बापड़ा। समझ रहे हो? किसी प्लेयर को यॉर्कर झेलते नहीं बनती, तो सीधे बॉल पेड़ में मारते, बॉलर आके बोल्ड हो जाता है, डंडे उड़ा देते हैं। कोई बैट्समैन जिसको बाउंसर खेलना नहीं आती, वो नेट्स में बाउंसर की खूब प्रैक्टिस करता है कि मैच में मुझे बाउंसर मारेंगे तो मैं बाउंसर की प्रैक्टिस करूं। तो बेटा ये बोर्ड्स भी तो हमारे लिए किसी मैच से कम नहीं है। तो हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें बोर्ड एग्जाम के बारे में सब पता होना चाहिए कि नहीं? हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, और हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। पता चला कि पॉलीमर नाम का चैप्टर आ ही नहीं रहा है। पता चला कि बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर तो 7 मार्क्स का है, और मेरे को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बेटा 7 मार्क्स का चैप्टर, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें उस चैप्टर को टाइम देना है। तो अब हमें क्या करना है? हमें हमारे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है कि कौन सा चीज मुझे इजी लगती है, कौन सी चीज मुझे मीडियम टफनेस की लगती है, और कौन सी चीज मुझे बहुत ज्यादा टफ लगती है, और इनके कितने मार्क्स हैं। यानी इजी चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, मीडियम चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, और टफ चैप्टर कितने मार्क्स के हैं। तो आपको एक टाइम टेबल बनाने को हो जाएगा कि यार मेरे को टफ चीज को ज्यादा टाइम देना है, मीडियम चीज को इतना टाइम देना है, और इजी चीज को मैं बहुत कम टाइम में लास्ट में भी कर सकता हूं। तो ये आपको एक प्रॉपर टेबल, या मैं बोलता हूं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कितने मार्क्स क्या आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में किस टाइप के सवाल आए। तो आपको इसके लिए पीवाईक्यूज का भी सहारा लेना है। बच्चे पीवाईक्यूज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया है तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। नहीं, वैसा का वैसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता आएगा। थोड़ी बहुत चीजें बदल जाएंगी, पैटर्न वही रहेगा, कॉन्सेप्ट बदल सकता है, न्यूमेरिकल में वैल्यूज बदल सकती है, फॉर्मूले का
एनालिसिस बदल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप लोगों को पीवाईक्यूज ये समझने में मदद करेंगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन कौन से एरिया से आए। तो ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देन गोइंग फॉर 100%, ये स्पेशली लड़कियों के लिए है। लड़का तो कभी 100% साला कोशिश करता ही नहीं, पर मेरे को नहीं पता आजकल के लड़के भी बड़े अजीब अजीब हो गए। मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं, चश्मा अस्मा लगाए बेचारे 100% के लिए लगे रहते हैं। नहीं रे मुन्ना, ना रे ना, 100% कोशिश करना ही नहीं है। क्योंकि ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं कि अगर हम किसी चीज को 100% अचीव करने की कोशिश करेंगे तो दो चीजें होंगी। पहली चीज तो हम हमारी लाइफ जीना ही भूल जाएंगे, हम एक मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह हो जाएंगे। हम इमोशनल, जो हमारे इमोशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, इमोशनलेस हो जाएंगे। तो अगर तुमने 100% अचीव कर भी लिया तो भी तुमको खुशी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा वो खुशी फील करने का इमोशन ही खो चुके हो। दूसरा क्या होगा, अगर 100% अचीव नहीं हो पाया तो तुम वक्त के पहले डिप्रेस हो जाओगे, एग्जाम देने के पहले ही हार मान लोगे। तो कभी भी 100% को टारगेट करो ही मत। आप सोच लो कि यार मेरे को तो है ना केमिस्ट्री के अंदर 70 में से 60 नंबर चाहिए। अब ये 60 नंबर लाने के लिए मैं कैसे मेहनत करूं, मैं कौन कौन से चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करूं, और मैं कौन कौन से चैप्टर को केवल एक दो बार देखकर पढ़ के छोड़ सकता हूं, आएगा तो मन से लिख दूंगा, भाड़ में जाए। तो क्या होगा, आप 100% टारगेट करने के चक्कर में जबरन ही अपने ऊपर एक अनवांटेड सा प्रेशर क्रिएट कर लेते हो। मेरे हिसाब से तो किसी स्टूडेंट को यह सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे को 60 नंबर भी चाहिए। किसी स्टूडेंट को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को 70 में से 70 चाहिए। आप कभी भी आउटकम के बारे में मत सोचो। हाँ, आप ये सोचो कि मैं इतना बढ़िया स्कोर करूंगा जो मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट स्कोर होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्री बोर्ड में केमिस्ट्री में 40 मार्क्स आए 70 में से, तो अब आप ये सोचो कि यार मेरे फाइनल एग्जाम में मैं 40 से ज्यादा लेके आऊंगा, और मैं इतनी मेहनत करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, मजा आ जाएगा। उसके बाद जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तब तुम्हें जो फीलिंग आएगी कि यार यस मजा आ गया, तब चीज में मजा आएगा। तो आप कभी भी परसेंटेज के बारे में सोच के बात मत करो, उसके लिए हम हैं। मेरा आज का वीडियो, मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि तुम कैसे 60 से 90% पर पहुंच जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये शब्द मैंने क्यों बोले थे पता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम 90 के बारे में सोचो, मैं चाहता हूं तुम तुम्हारा बेस्ट दो। 100% मार्क्स के लिए, 100% स्कोर के लिए तो हमें कभी सोचना ही नहीं है। हमें किसके लिए सोचना है? गोइंग फॉर बेस्ट के लिए। हम हमारा बेस्ट दें। हमारा बेस्ट 80% भी हो सकता है। हमारे घर वालों को तो 80% की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम 80% लेकर आए। तो अपना बेस्ट दो, और अपना बेस्ट देने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। लेकिन एक नंबर के पीछे मत भागो। नंबर के पीछे भागने में तो बड़ी बड़ी एजुकेशन कंपनियां डूब गई है, तुमको मालूम ही नहीं है। नंबर के पीछे भागते थे बेचारे, सबको निकालना पड़ा। अगला गाइस, मॉक टेस्ट ना देना। अब आप लोग मॉक टेस्ट नहीं, आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सैंपल पेपर सॉल्व ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि बस मैंने पीवाईक्यू कर लिए, मैंने नोट्स पढ़ लिए, और मैंने कोई रिफ्रेशर के क्वेश्चंस कर लिए, काम खत्म। नहीं 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 नहीं, ये चीज कभी मदद नहीं करेगी। असली नंबर लाने में चीज मदद ये करेगी, मतलब पीवाईक्यूज करने, नोट्स पढ़ने, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने, एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है, लेकिन सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करने। ये आपको एग्जाम के वक्त क्या फीलिंग आ रही होती है दिमाग में, उसमें मदद करता है। आप जब किसी पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो, किसी नोट्स को पढ़ते हो, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, तो आप ये एक पर्टिकुलर चैप्टर की कर रहे होते हो। तो आपको पता है कि मैं कौन सा चैप्टर सॉल्व कर रहा हूं, और इसके लिमिटेड फॉर्मूले हैं, और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आपको केमिस्ट्री के पूरे 10 चैप्टर दिखाई देंगे, आपको फिजिक्स के सारे 11-12 जितने भी चैप्टर है, मुझे पता नहीं, उतने दिखाई देंगे। तो उन 12 चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, मतलब उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का लोड रहेगा आप पे। केमिस्ट्री के पूरे 10 चैप्टर के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको लिखे हुए दिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दिमाग कैसे चलाना है। कई बार बच्चे एग्जाम पेपर में आकर ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता आधे घंटे की मैं क्या करूं, क्योंकि वो चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं रिफ्रेशर से। लेकिन असली माहौल तो सारे क्वेश्चन मिक्स करके आएगा ना,
तो कब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसके क्वेश्चन में कैसी अप्रोच लगानी है, ये आपको पता लगाने में मदद करेगा मॉक टेस्ट। देन गाइस एक टू डू लिस्ट बना के रखो, अपना अगले 3 महीने का एक टारगेट बना लो कि ये 3 मंथ में मैं रिवीजन करूंगा, मैं इस 3 मंथ में अपना कैसे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, इन 3 महीने में मैं अपने कैसे नोट्स रिवीजन करूंगा, मैं कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, मैं कैसे सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, कौन से दिन क्या करूंगा या कौन से वीक में क्या करूंगा, ये सारी एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। एंड अगर आप डेली की बना लो तो और बढ़िया कि यार आज मैं ना केमिस्ट्री का चैप्टर कर लूंगा, फिजिक्स का ये कर लूंगा, मैथ्स का या बायो का ये कर लूंगा, उसके बाद ही सोऊंगा। संडे के दिन मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को टाइम दूंगा और रात में रिवीजन को दूंगा। तो एक टू डू लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। बस गाइस अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो बस फिर आप लोगों को एक अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोगों को 90% के ऊपर अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। बस पूरी मेहनत करो। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और अब बताओ कि किस चीज पर आपको और मेरी हेल्प चाहिए, वो भी मैं पूरा करूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, एंड गाइस प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एंड बाय बाय।